तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल है, सबको पता है। कितने टाइप के? तीन टाइप के। पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली इंक्रीज होता था ड्यू टू परमानेंट डाइपोल मोमेंट के अलाइनमेंट होने से, और डायमैग्नेटिज्म होता था अपोजिट में इंड्यूस होना मैग्नेटिक मोमेंट। जब होमवर्क चेक हो जाता है तब आता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता था? डोमेन लिखो, नोट का पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाला डायग्राम बनाया था क्या? ठीक है, नोट का पॉइंट लिख लिया जाए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, पेज नंबर 69 है। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम influence the magnetic dipole moment present nearby। देखो इसमें आपको रोकना पड़ेगा क्लास के बाद। In ferromagnetic material, magnetic dipole moment of one atom influence the magnetic dipole moments present nearby, and in this way certain volume of material have all the dipole moments in the same direction। जल्दी लिखो, डायग्राम एक बनाया था हम लोगों ने, उसी के नीचे लिख लो। जहाँ तक लिखा था उसी के नीचे लिखेंगे। Ferromagnetic material, magnetic dipole moment of one atom influence the magnetic dipole moments present nearby, and in this way certain volume of the material have all dipole moments in the same direction। Such volume is domain। वॉल्यूम को हम लोगों ने डोमेन बोला। Alignments of a domain in the material have a random orientation in absence of external field।
डिफरेंस नेट मैग्नेटाइजेशन रहता है 0। When B naught is equal to mu naught H is applied, domains along B naught increases its volume and the sample get magnetization along the external due to such domain alignment. ये तो डोमेन वाला पढ़ा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। डोमेन होता क्या है भाई, तो सर्टेन वॉल्यूम जिसमें हर डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। जल्दी लिखो तुम लोग, तो टाइम पे कुछ लोग आते ही नहीं है। लिख लिए यहाँ तक। सबसे पहले तो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था जो लास्ट क्लास में, और डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता था भाई, कि इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन है, कुछ वॉल्यूम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एक डायरेक्शन में सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, इधर के वॉल्यूम में एक डायरेक्शन में, इधर के वॉल्यूम में एक डायरेक्शन में है, इधर के वॉल्यूम में एक डायरेक्शन, इधर एक डायरेक्शन में। इस तरह से कुछ वॉल्यूम डेवलप हुए पड़े हैं एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में। इस डोमेन से इस डोमेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। डोमेन में आपस में इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन डोमेन में आपस में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक डायरेक्शन में रहते हैं। इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन है, तो हर डायरेक्शन के डोमेन का अगर वॉल्यूम हम लोग ऐड करें तो इक्वल वॉल्यूम आ रहे हैं हर डायरेक्शन के लिए, इसलिए नेट मैग्नेटाइजेशन इज कैंसिल और 0 हो गया। लेकिन जब फील्ड अप्लाई करेंगे इधर वाला, तो इधर वाले के वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। इधर से फील्ड अप्लाई करते तो इधर वाले के वॉल्यूम बढ़ जाते, अपवर्ड अप्लाई करते तो ये वॉल्यूम बढ़ जाता, डाउनवर्ड अप्लाई करते तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। जो अपोजिट में होते हैं अपना वॉल्यूम कम कर लेते हैं, जो उसी डायरेक्शन वाले होते हैं वो वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ डोमेन इन द मटेरियल हैव रैंडम ओरिएंटेशन। जो डोमेन के अलाइनमेंट्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। बट फील्ड अगर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डोमेन्स का क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, नॉट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, और उधर के जो वॉल्यूम डोमेन्स होंगे उनके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, अपोजिट वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा, और इस तरह से ड्यू टू डोमेन अलाइनमेंट सैंपल को एक मैग्नेटाइजेशन मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा एक्सटर्नल फील्ड को, और अंदर का फील्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही दो डिफरेंस है। देखो अलाइनमेंट तो पैरामैग्नेटिक में भी होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स वो अलाइनमेंट होते हैं, और उसका एक्सटेंट उतना नहीं फील्ड जनरेट कर पाता जितना डोमेन के अलाइनमेंट से होता है जनरेट। इसलिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस डोमेन का, और डोमेन का उधर पैरामैग्नेटिक में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इधर एग्जिस्टेंस होता है। यही मेन डिफरेंस करता है, और डोमेन अलाइनमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फील्ड को, और वेरी लार्ज हो जाता है मैग्नेटाइजेशन। इसलिए कोई भी परमानेंट मैग्नेट बनाना होगा तो यही काम करेंगे, हम लोग छापते रहेंगे।
परमानेंट अगर मैग्नेट बनाना होता है तो कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा? फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और रिटेन भी होता है। आगे इसी का पढ़ने वाले हैं हम लोग, BH कर्व एक होता है, इसी के आगे जानने हैं। टेम्पोररी मैग्नेट होगा जो टेम्पोररी मैग्नेट, वो क्या होता है कि अभी तो ये मैग्नेट का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर एग्जाम्पल, और हटा दिया करंट तो ऐसे ही रह गया, कोई मैग्नेट नहीं है। परमानेंट मैग्नेट के लिए हमें फेरोमैग्नेटिक सुटेबल होता है। आगे देखेंगे कि परमानेंट के लिए टेम्पोररी के लिए कौन कौन सा सुटेबल है, लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिज्म क्या है वो अगर पूछा जाए तो इस तरह से दिखाने हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा है राइट हैंड साइड पे 69 नंबर पेज। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सप्लेन, ये था क्वेश्चन। पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। स्ट्रांगली किससे अट्रैक्टेड है भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। याद होगा एक टेबल हम लोगों ने बनाया था लास्ट क्लास में, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इन सबको कंपेयर किया था। तो ये फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और ये खुद भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर फील्ड। बताया था डस्ट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये ओरिजिनल लेवल था, ओरिजिनल लेवल था, ओरिजिनल लेवल। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा चेंज होता है, अट्रैक्शन होता है। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ये फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ है तो फील्ड लाइन है, तो फील्ड लाइन से ये रिपेल्ड होता है स्लाइटली डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होगा वो फील्ड लाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर दो तरफ फील्ड लाइन है, एक तरफ वीकर है एक तरफ स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्गर की तरफ अट्रैक्टेड होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वही चीज नीचे वाले में भी देखा था हम लोगों ने, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लेवल था, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक वाले में स्ट्रॉन्गर की तरफ ज्यादा, ये वीक था, वीक एरिया है, इधर वीक वाला फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड लाइन ऐसे फील्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए इधर वीक है तो वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन, इसलिए ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेंटेंस में जो देख रहे थे, पढ़ो सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक। एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक के लिए जो हमारा ससेप्टिबिलिटी वैल्यू है वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, म्यू आर विल बी ग्रेटर देन 1, इस तरह से मिलेगा। पढ़ो इसके बाद क्या लिखा है। द इंडिविजुअल एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, दोनों में होते हैं, पैरामैग्नेटिक में भी और फेरोमैग्नेटिक में भी। These domains, these atomic dipole moments interact with one another so as to form domain. दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। Ordinarily the magnetization varies randomly from domain to domain. डोमेन से डोमेन अलग अलग मैग्नेटाइजेशन रैंडमली होते हैं एंड नेट मैग्नेटाइजेशन इज 0। इसके बाद पढ़ो domains are aligned accordingly and sample acquires magnetization। और मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इनटू h। ये लार्ज वैल्यू है, 20 30 का है, 50 का है, 100 का है। इस तरह से अगर फेरोमैग्नेटिक का डिस्क्राइब करना हो तो ये लिख सकते हो 4-5 सेंटेंस, उधर का भी लिख सकते हो, और डायग्राम बना ही दोगे ऐसे वाला, और किसी एक डायरेक्शन में लाइन कर दिया तो उधर वाला ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है, ये तो बना ही दिया लेफ्ट हैंड साइड में। पढ़ो उसके बाद क्या लिखा है। हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो हार्ड किसको बोलेंगे? तो हार्ड उस फेरोमैग्नेटिक को बोलेंगे जिसमें एक बार मैग्नेटाइजेशन कर दिया, फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटाइजेशन हुआ, डोमेन अलाइनमेंट हुआ। अब उसके बाद जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था वो हटा दें, वो हटा दें तो अंदर का जो फील्ड है मैग्नेटाइजेशन हुआ है, उसके चलते जो एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा एज इट इज परसिस्ट करे, तो वो हार्ड है। एक बार हार्ड का क्या होता है? हार्ड का मतलब है कि मान लो हार्ड वायर होता है, एक सॉफ्ट वायर होता है। हार्ड वायर को बेंड कर दिया तो बेंड है, फिर हटा लिया तो वो वापस नहीं आता, मुश्किल हो जाता है। तो हार्ड का मतलब यही है कि अगर एक बार हमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो उसमें परसिस्ट करता है मैग्नेटाइजेशन इवन ऑफ रिमूवल, इवन इसे हम लोग रिमूव कर दिए, रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, उसको अगर हम लोगों ने रिमूव भी कर दिया तब भी उसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगा। और एक सॉफ्ट आयरन होता है कि अगर हमने अप्लाई किया, मैग्नेटाइजेशन हुआ, हटाया तो उसमें इरेज हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो वो क्या है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। क्या है वो?
पढ़ो जो से आंसर क्या लिखा है। Soft magnetization disappears on removal of the external field. तो ये तो ऐसे ही 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। रिमूवल ही हो रहा तो फिर पैरामैग्नेटिक सॉफ्ट नहीं, उसमें परसिस्ट बहुत कम करता है पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो अलग है, ये फेरोमैग्नेटिक का 2 कैटेगरी है। पैरामैग्नेटिक तो अलग है, ये फेरोमैग्नेटिक जिसमें डोमेन अलाइनमेंट होता है उसके 2 कैटेगरी हैं। एक में डोमेन अलाइनमेंट हुआ और देखो सॉफ्ट आयरन एक है। फेरोमैग्नेटिक में इन दोनों का अगर तुम्हें देखना है एग्जांपल, तो एक सॉफ्ट आयरन होता है वो भी फेरोमैग्नेटिक है, एक स्टील होता है वो भी फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन सॉफ्ट आयरन में क्या होता है कि उसमें इरेज होने वाला टेंडेंसी ज़्यादा होता है, उसकी कोर्सिविटी कम होता है। तो वो अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी इसके आगे जो BH करवाएगा तो वो समझ में आएगा। फिलहाल तो ये है कि फेरोमैग्नेटिक में 2 तरह के हैं। फेरोमैग्नेटिक है तो डोमेन्स हैं, फील्ड अप्लाई करोगे डोमेन के अलाइनमेंट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील, जिसमें एक बार अलाइनमेंट हो गया तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा अपोजिट में फील्ड अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके वो गायब होता है। तो वो है हार्ड। हार्ड में एक बार बेंड कर दिया तो उसको फिर वापस लाने के लिए फिर उतना ही काम करने पड़ेगा। और एक सॉफ्ट होता है जिसमें कि बेंड कर दिया, बेंड हो गया और हटाया तो इजीली वो हट भी जाए। डोमेन अलाइनमेंट दोनों में होने हैं, लेकिन एक में परसिस्टेंस कम है, एक में परसिस्टेंस ज़्यादा है। एक में परसिस्टेंस 5% का है, मतलब फील्ड अप्लाई कर दिया और हटा लिया, तो एक में 95% रह गया, एक में है कि 5% रहा, बाकी सब रिमूव हो गया। ठीक है, दोनों में अप्लाई किया, दोनों में फील्ड स्ट्रांग हो गया, 100 मान लो टेस्ला का। लेकिन दोनों में जब हटाया तो एक में देखा कि अब 5 टेस्ला ही रह गया, एक में देखा कि 95 टेस्ला है। तो इसका मतलब बाद वाला जो 95% जिसमें परसिस्ट कर रहा है वो क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है, और जिसमें 2-4% ही रह गया वो क्या है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो उसका कोर्सिविटी एक पैरामीटर होता है, वो अभी आगे समझ में आएगा उसके। सॉफ्ट आयरन का सॉफ्ट आयरन है वो हमारा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का है। इसका लिख लो एग्जाम्पल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का। सॉफ्ट आयरन, और हार्ड का लिख लो स्टील। सॉफ्ट आयरन स्टील अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, इनके प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग हैं, यहीं पे आज हम लोग को ज़्यादा देखना है। और कौन परमानेंट के लिए सूटेबल है, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सूटेबल है, कौन ट्रांसफार्मर के लिए सूटेबल होगा। और मूविंग गैल्वेनोमीटर में जो कोड डाला था वो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर था। मूविंग गैल्वेनोमीटर में याद है सिलेंड्रिकल कोड था, उस पर हम लोगों ने वेल्डिंग किया था, तो वो सॉफ्ट आयरन का होता है। जब हमारा फील्ड अप्लाई हो, सॉफ्ट आयरन का है कि वो परसिस्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं करता, जब यूज है तो अंदर में फील्ड स्ट्रांग कर देगा, जब आपने मैग्नेटाइज कराया उसको तो अंदर में स्ट्रांग हो जाएगा, जब हटा दिया तो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाएगा। चलो अभी तो इसका पहले स्टडी करें हम लोग, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड VH का। पहले क्यूरीज लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चलो खड़े हो जाएंगे जरा। देखो क्यूरी साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन है, फेरोमैग्नेटिक के बारे में रिसर्च करते करते उन्होंने कुछ पता किया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। क्या पता किया उन्होंने, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। किस चीज का भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, टेम्परेचर वाइज कैसे चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी हाई होने से मैग्नेटाइजेशन ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन कम। तो पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिए, तो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ। चलो बैठ जाओ।
क्यूरी लॉ का दो वर्जन है। सबसे पहले तो हम लोग समझें क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, पढ़ो क्या लिखा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो है प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड V नॉट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके लिए पैरामैग्नेटिक के लिए तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा भाई? तो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट, क्यूरी इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी जो है वो क्या है? क्यूरी इज कांस्टेंट, कैपिटल C। C is known as Curie constant in terms of susceptibility। अगर इसको हम लोग, ये तो लॉ हो गया, इसको susceptibility के टर्म में अगर लिखना चाहें तो M को लिखते हैं, याद होगा, susceptibility into H, याद है? और ये हो जाएगा कितना? V नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट into H। ये हो जाएगा T है टेम्परेचर, लिखो मत, H क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं susceptibility is equal to C म्यू नॉट divided by T। That is susceptibility is inversely proportional to temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही कम होता जाएगा susceptibility। आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ तक लिखा हुआ है C V नॉट अपॉन T, C is Curie's constant and the ferromagnetic property। इसके बाद ये तो एक वर्जन हो गया इसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। दूसरा उन्होंने फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताया, पढ़ो क्या लिखा उसके बाद। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल का धीरे धीरे कम होता जाता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? कि डोमेन्स होते हैं, उनके अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट होने से बहुत ज्यादा फील्ड होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अलाइनमेंट टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही इसका फेरोमैग्नेटिज्म कम होता जाएगा, मींस मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा, अलाइनमेंट होने वाला टेंडेंसी भी कम होता जाएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे ससेप्टिबिलिटी समझो कम होता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन कम होता जाना। मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ मैग्नेटाइजेशन है, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, फील्ड वही रखा, मैग्नेटाइजेशन कम हो गया। टेम्परेचर और बढ़ाया, फील्ड वही रखा, मैग्नेटाइजेशन और कम हो गया। मैग्नेटाइजेशन करने के लिए जो फील्ड अप्लाई किया वो सेम रख करके टेम्परेचर अलग अलग इंक्रीज करते जाएं तो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन में क्या कम होता जाता है भाई? H तो वही रखे हो, मैग्नेटाइजेशन तो तुम लिखते हो IH, H तो वही है। जब B हमने अप्लाई कर दिया, याद होगा जो लास्ट क्लास किए हम समझेंगे, जब हमने B अप्लाई कर दिया तो H तो वही है, B के साथ ही आता है ना B नॉट into H, B नॉट is म्यू नॉट into H। So if B is same, it means H is same। H जो अप्लाई किए हैं, एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई किए हैं वो सेम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हो सेम फील्ड के लिए मैग्नेटाइजेशन कम होता जा रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन कम होता जा रहा है, H तो वही है, तो इसका मतलब क्या कम हो रहा है? ससेप्टिबिलिटी। तो धीरे धीरे समझो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी 50 था, अगर तो टेम्परेचर बढ़ाया तो 30 हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया 20 हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया 10 हो गया ससेप्टिबिलिटी, और बढ़ाया तो 5 हो गया, और बढ़ाया तो 2 हो गया, और बढ़ाया तो ये 1 हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो 1 से बिलो आने लग गया। जैसे ही 1 से बिलो आया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर समझो हो गया। मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद ससेप्टिबिलिटी वैल्यू डिक्रीज होकर 1 से कम होने लग गया है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा? क्यूरीज टेम्परेचर से ज्यादा कर देंगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा, मतलब ससेप्टिबिलिटी वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम होने लगेगा, 50 है, 70 है, कुछ भी है, धीरे 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 उस टेम्परेचर पे जब इसका वैल्यू 1 से कम होने लग जाए, दैट इज पैरामैग्नेटिक होने लग जाए, वो है क्यूरीज टेम्परेचर। उसको हम लोग टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर इज कन्वर्टिंग इनटू पैरामैग्नेटिक। अब इसका ससेप्टिबिलिटी इतना कम हो गया,
तो ट्रांजिट हो गया, इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्यूरियस टेम्परेचर। और एक बार क्यूरियस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो फिर ससेप्टेबिलिटी कैसे चेंज करेगा, उसका अलग रूल है। पहले पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस, एक ही सेंटेंस पढ़ना पहले। द फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एंड एबव ए सर्टेन टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन आल्सो नोन एज क्यूरियस टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिगिन टू बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा बन गया। ससेप्टेबिलिटी एबव क्यूरियस टेम्परेचर, अब एबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा करने के बाद जो ससेप्टेबिलिटी में चेंज होगा वो इस तरह से डिस्क्राइब है। क्यूरियस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T minus Tc, where T is greater than क्यूरियस टेम्परेचर। क्यूरियस टेम्परेचर ज्यादा है तभी है, ये रिलेशन तभी है, ये जो रिलेशन की बात हुआ है ये किसके लिए हुआ है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक था ओरिजिनली, धीरे धीरे इसको पैरामैग्नेटिक रेंज में ले आए और उसके बाद आने के बाद अब ससेप्टेबिलिटी ऐसे चेंज होगा, T को और बढ़ाओगे तो और ससेप्टेबिलिटी कम होता जाएगा। अगर क्यूरीज लॉ तुम्हें डिस्क्राइब करने को आए तो ये दो चीज लिखने चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए भी लिखना चाहिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी लिखना चाहिए। लिख लो। नोट का पॉइंट भी उसके बाद लिख रहे हैं। On increasing temperature, ferromagnetic property gradually decreases, and at certain temperature, its value becomes less than 1.
देखिए वही चीज लिखा है, वही चीज सेम है। खड़ा सब एक बार फिर से हम लोगों ने अभी देखा क्यूरीज लॉ। क्या देखा? क्या देखा? इसमें दो पार्ट थे भाई, एक था पैरामैग्नेटिक के लिए, दूसरा पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या बताया कि भाई ससेप्टिबिलिटी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी नॉट बोलो या एच बोलो। ससेप्टिबिलिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता था, नहीं होता था? ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो बैठ जाओ, देखो यही था ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ससेप्टिबिलिटी बोले, मैग्नेटाइजेशन बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एच दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेन रिलेशन ये है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। और इस हिसाब से हम लोग जब इसको ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसा लाएंगे, तो उधर भी लाएंगे, इधर एच आएगा तो इधर भी एच आएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ये ससेप्टिबिलिटी, लेकिन किसका? फेरोमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक का भी हमारा डिपेंड करेगा, जब ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है तब भी डिपेंड करता है। पैरामैग्नेटिक के लिए देखो इसमें भी है, और जब कोई फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक में, उसमें भी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है, आप सोच के बताना। डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इंडिपेंडेंट? कैसे? इसके लिए डायमैग्नेटिक के लिए बोल रहा हूं, डायमैग्नेटिक का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी? डायमैग्नेटिक वाला भी आता है, तो इसका क्या डिपेंडेंसी? अभी पढ़ा हम लोगों ने किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए देखा। फेरोमैग्नेटिक में वाले में भी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता रहता है, होता जाता है, फिर वो पैरामैग्नेटिक ही बन जाता है, और उसके बाद भी बढ़ाओगे तो भी और डिक्रीज होगा, लेकिन निगेटिव नहीं हो जाएगा। डिक्रीज होगा, 1 से नीचे आया और कम होगा और कम होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। मान लो टेम्परेचर हमने बढ़ाया फेरोमैग्नेटिक का 50 था, 50 क्या था? ससेप्टिबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाया क्या हो गया? 20 हो गया, 10 हो गया, और बढ़ाया 5 हो गया, और बढ़ाया 1 हो गया, और बढ़ाया 0.5 हो गया, और बढ़ाया 0.1 हो गया, और बढ़ाया फिर 0.01 हो जाएगा, और बढ़ाया तो और डिक्रीज होकर निगेटिव नहीं हो जाएगा, बिहेवियर अपना नहीं चेंज हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, अलाइनमेंट वाला ही टेंडेंसी रहेगा फील्ड अप्लाई करने पे। अपोजिट में अलाइनमेंट वाला टेंडेंसी नहीं आ जाएगा। मीन्स कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे वो बिहेवियर अलाइनमेंट वाला ही रहेगा, भले ही वो डोमेन अलाइनमेंट हट करके अब इंडिविजुअल आइटम पे आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? यूनाइट होकर डोमेन क्यों होता था? एक दूसरे का इन्फ्लुएंस करने का टेंडेंसी इसलिए होता था कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कब करता है? कोई इंसान भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कब करता है? जब सराउंडिंग वैसा रहेगा तब ना। एसी चल रहा हो, टेम्परेचर डाउन हो, तो आराम से बात करना भी अच्छा लगता है, नहीं लगता? गर्मी हो जाए तो क्या एसोसिएशन, खुद ही परेशान है। तो वैसे ही इंडिविजुअल एटम है वो एसोसिएट दूसरे को इन्फ्लुएंस तब करते हैं लोअर टेम्परेचर पे जब रहते हैं। डोमेन का स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस ही है लोअर टेम्परेचर पे। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने लग जाओगे तो सब इंडिविजुअल पे आ जाएंगे। अब ये क्या इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सब सुनेगा नहीं है, इंडिविजुअल आ जाएंगे। मीन्स समझो डोमेन वाला स्ट्रक्चर बैरियर खत्म हो जाएगा और वो सब इंडिविजुअल पे आ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो इंडिविजुअल पे आना मतलब क्या हो जाना? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाना? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी क्यूरियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो डोमेन वाले जो बैरियर रहते थे ना कि इतने वॉल्यूम में अपना ये रहेगा, इतने वॉल्यूम में इधर का अलाइनमेंट रहेगा, वो सारे बैरियर खत्म हो जाते हैं, सब इंडिविजुअल पे आ जाते हैं। ये वो टेम्परेचर है क्यूरियस टेम्परेचर। और जब इंडिविजुअल पे लेवल पे आ गए, कोई डोमेन का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, तो फिर उस कंडीशन में ससेप्टिबिलिटी वैल्यू लेस देन 1। ठीक है,
डायमैग्नेटिकली मैंने पूछा, तो डायमैग्नेटिज्म में टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अपोजिट में इंड्यूस होना, इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। फील्ड अप्लाई करोगे अपोजिट में इंड्यूस होगा, फील्ड अप्लाई करोगे अपोजिट में इंड्यूस होगा। उधर वाले को पैरामैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म में टेम्परेचर से मतलब था, क्योंकि अलाइनमेंट वाला फिनोमेना है वो क्या है, अलाइनमेंट वाला, डोमेन अलाइनमेंट हो या इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का अलाइनमेंट हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन कम होगा, ससेप्टिबिलिटी कम होता जाएगा। लेकिन इधर क्या है, उसको अलाइनमेंट से मतलब नहीं है। डायमैग्नेटिज्म फिनोमेना क्या होता था, फील्ड अप्लाई किया, अपोजिट में इंड्यूस हुआ, इसको उससे अलाइनमेंट से थोड़ी मतलब है, अपोजिट में इंड्यूस होना, इसको टेम्परेचर ज्यादा रहे कम रहे उससे मतलब नहीं है। सो डायमैग्नेटिज्म के केस में ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर किसी का ध्यान देना, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एक में ऐसा दिखा देता है, ऐसा नहीं, तो नीचे दिखाएंगे, निगेटिव में दिखाएंगे ऐसे करके, मतलब कांस्टेंट दिखा दिया। टेम्परेचर कितना भी हो जाए, ससेप्टिबिलिटी -0.7 है तो -0.7 ही है, टेम्परेचर से उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लिखवा देंगे भाई, अभी मत परेशान हो। और ये है टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज करता है, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक में डिक्रीमेंट होता है इस तरह से, डिक्रीमेंट है, एक में ऐसे डिक्रीमेंट दिखा दे, एक में ऐसे डिक्रीमेंट दिखा दे, ऐसे दिखाया जाता है, एक बार ऐसे डिक्रीमेंट दिखाएगा, एक बार ऐसे दिखा देगा, दो में कंपेयर करने को बोलेगा कि सेकंड वाला किसका कर रहा है, तो सेकंड वाला जिसमें ज्यादा स्लोप हो, मींस टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा हो, वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक, और जो टेम्परेचर के हिसाब से कम वेरिएशन दिखा रहा है वो क्या है, मान लो दोनों के लिए हमारा 0.9 था, एक कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 0.9 मत समझो ऐसे, कहीं से भी शुरू किए, दो कंपेयर कर दें तो जिसका स्लोप ज्यादा हो, एक में होता है धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट हो, तो भाई धीरे धीरे डिक्रीज होना, धीरे धीरे टेम्परेचर से डिक्रीज होने का मतलब है कि वो कम रेंज वाला है, पैरामैग्नेटिक है, और उसी में 1 से 0 तक नहीं तो डिक्रीज होने हैं धीरे धीरे, और एक में 50 से डिक्रीज होना है, तो वो ज्यादा फास्टली डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। तो जिसका ज्यादा स्लोप दिखेगा ना, तो मैं वैल्यू में ज्यादा स्लोप, वैल्यू में ज्यादा स्लोप, तो उसको समझना क्या, फेरोमैग्नेटिक। तो दूसरे को हम लोग पैरामैग्नेटिक समझेंगे, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए ससेप्टिबिलिटी का, और अगर नेगेटिव वैल्यू हो गया तो उसका मतलब नेगेटिव होगा और वो कांस्टेंट भी होगा। ये लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं नोट कर पाए, ये है डायमैग्नेटिक, इन डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
देखिए थोड़े रेंज के लिए दिखाया हुआ है, तो ज्यादा रेंज के लिए नहीं दिखाया हुआ है। ज्यादा रेंज में दिखाओगे तो लीनियर नहीं रहेगा ये। छोटे से रेंज में दिखाओगे तो इस तरह से डिक्रीमेंट होता दिखेगा। बड़े रेंज का अगर टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री 5 डिग्री का है तब तो ऐसे लीनियर की तरह दिखेगा। ज़्यादा टेम्परेचर का अगर चेंज कर रहे हो तो फिर ये ऐसे दिखेगा नॉन लीनियर। 1 से कम हो गया तो 1 से कम होने के बाद क्या होगा, ऐसे तो नहीं नॉन लीनियरिटी होने लग जाएगा। ये हो गया टीसी। फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होता जा रहा है, 1 से बिलो होने लग गया है तो वो क्या है टीसी। इधर है टेम्परेचर लेस देन टीसी, इधर है टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी। ज़्यादा अगर टेम्परेचर में हम लोग चेंज करेंगे तो ये लीनियर की तरह जो दिख रहा है ना वैसा नहीं दिखेगा। छोटे मोटे चेंज के लिए नहीं दिख रहा, छोटे मोटे चेंज के लिए ये लीनियर की तरह दिखेगा। 2 डिग्री का चेंज हो रहा है, 5 डिग्री का चेंज हो रहा है, उसके लिए लीनियर की तरह। ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसमें लीनियर ये नहीं रह पाएगा। लार्ज टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में लीनियर नहीं रहेगा। छोटे टेम्परेचर चेंज में हम लोग लीनियर समझ सकते हैं, ठीक है। और ये मान लो फेरोमैग्नेटिक के लिए हमने दिखाया तो ये 1 से कम होने लग गया तो वो है फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया है पैरामैग्नेटिक में, ग्रेटर देन टीसी के लिए। टी ग्रेटर देन टीसी के लिए ये लेस देन हो गया हमारा, तो उस कंडीशन में बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये लिख लो, ये है फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे ये लिख देना और स्मॉल टेम्परेचर चेंज, ये जो लिखा था वो लिखना, और स्मॉल टेम्परेचर चेंज ऑलमोस्ट लीनियर। स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ऑलमोस्ट लीनियर है। ये है फेरोमैग्नेटिक और लार्ज टेम्परेचर चेंज। क्या देखेंगे, स्टेरेसिस कर्व क्या होता है, BH कर्व, BH कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा कर्व, BH कर्व। स्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। स्टेरेसिस का मतलब है समथिंग इज लैगिंग सम अनदर थिंग। कोई लीड कर रहा है और कोई लैग कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। लैग करने का मतलब क्या है, फॉलो करना। एक लीडर होता है, लैग करने वाला होता है। लीडर गया वहां पे जंप मारा तो फॉलोअर भी जाएगा वहीं पे जंप मारेगा। फिर जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे फॉलोअर करेगा। लीडर पहले हाथ उठाएगा, फॉलोअर थोड़ी देर बाद हाथ उठाएगा, हाथ तो दोनों ही उठाएगा। यही होता है लीडर और फॉलोअर। तो उसमें भी BH कर्व में भी एक लीड करता है, एक लैग करता है। किसी कोई चीज करता होगा B, वही चीज करता होगा H बाद में आके, लेकिन टाइम डिफरेंस है, टाइम लैग है, एक टाइम का डिफरेंस है। जो पहले कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लीड करना।
तो पहले करेगा वो लीड कर रहा है, और जो बाद में कर रहा है वो लैग कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, चैप्टर 7 में, उसमें भी लीडिंग लैगिंग करंट और वोल्टेज में लीडिंग लैगिंग होगा, स्कूल में पढ़ा हुआ तो वो भी पढ़ने हैं। लीडिंग लैगिंग का बहुत खेल होगा, उसमें ग्राफ भी चाहिए। चलो बैठ जाओ भाई। अभी तो फिलहाल BH कर्व में लीडिंग लैगिंग देखेंगे, पेज नंबर 70 पे है, तो BH कर्व देखा जाए। एक कर्व देखो यहाँ पे B और ये H। देखो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग ये B और H करो। B यहाँ पे क्या है, तो B है, कुछ लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये B है क्या, सिर्फ B लिखा रहेगा, लेकिन ये B है Bm, समझो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। जब H ही नहीं अप्लाई किया, यहाँ पे देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है कोई, क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें हमने B0 अप्लाई किया, यानी B0 के साथ H दिया है, मतलब H अप्लाई किया। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो V0 इंटू समथिंग होता है ना भाई, तो जो समथिंग है वही H है। परमेबिलिटी छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, H है। तो H आया, अप्लाई किया, अंदर में मैग्नेटाइजेशन हुआ। अंदर में क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन होने से, हमारा मैग्नेटाइजेशन होने से, चाहे तो ये मैग्नेटाइजेशन सपोर्ट करने वाला हो एक्सटर्नल को, या अपोज करने वाला हो। मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन तो कई H होता है। कई अगर नेगेटिव हो गया डायमैग्नेटिक के लिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू B0, यानी अपोजिट टू H। और मैग्नेटाइजेशन हमारा पॉजिटिव अगर है ससेप्टिबिलिटी तो उसी डायरेक्शन में होगा। तीनों तरह के हो सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ फेरोमैग्नेटिक। किसकी बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में जो एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है, याद होगा एडिशनल फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है फेरोमैग्नेटिक में, ड्यू टू डोमेन अलाइनमेंट, ड्यू टू डोमेन अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फील्ड की बात कर रहे हैं, ये नेट फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जो अंदर में नेट फील्ड होता है, एक एक्सटर्नल फील्ड होता है और एक एडिशनल फील्ड होता है। तो तीन चीज है। बी नेट जो होता है वो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड प्लस मैग्नेटाइजेशन से जो फील्ड हुआ वो दोनों का वेक्टर सम होता है। तो हम लोग जो BH कर्व दिखा रहे हैं, तो BH में B ये है, ठीक है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। नहीं दिखता तो बोलते भी नहीं। B नेट इज इक्वल टू B0 प्लस Bm। B0 जो एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया और Bm है एडिशनल प्रोड्यूस्ड। तो इसका हम लोग दिखा रहे हैं। ये B मीन्स समझना Bm, और इधर H है। अगर H 0 हो मतलब हमने अप्लाई नहीं किया। फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब तो साथ में H आता है। B0 अप्लाई किया तो B0 इज इक्वल टू B0 इंटू H। तो B0 तो भाई परमेबिलिटी है मीडियम का, अप्लाई किया हुआ है H। ये H अगर अप्लाई करते हैं, तो H अप्लाई ही ना करें तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। मैग्नेटाइजेशन के चलते जो फील्ड आना था वो भी नहीं आएगा। यहाँ B0 होता तो B0 थोड़ी 0 होगा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। H 0 तो B भी 0। कौन सा B 0? B ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, वो 0 है। अब जैसे ही H हमने अप्लाई किया, कुछ छोटा वैल्यू ऑफ H अप्लाई किया, छोटा सा फील्ड अप्लाई किया 1 टेस्ला, कितना 1 टेस्ला, तो कुछ हो जाएगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और फेरोमैग्नेटिक है तो पॉजिटिव ही रहेगा। H पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। लिखना मत, लिखने का टाइम अलग। अब हम लोगों ने H और बढ़ाया, 1 से 5 टेस्ला कर दिया, तो ये एडिशनल जो फील्ड प्रोड्यूस है वो भी और बढ़ गया। और बढ़ाएंगे H तो और बढ़ गया Bm, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो अब नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेट हो गया मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो सैंपल था इसमें जितने डोमेन्स थे बने हुए, समझो बताया था एग्जाम्पल लास्ट क्लास में। राज आगे साहब को PM बना दिया गया, तो PM बना दिया गया तो क्या हो गया, डोमेन के अलाइनमेंट हो।
और ज़्यादा प्रेशर बना दिया जाएगा तो क्या होगा, और ज़्यादा अलाइनमेंट हो जाएंगे, और ज़्यादा एच अप्लाई करेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा एच अप्लाई किया मीन्स और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा जाएगा कि भाई सब मराठी सीखो तो और हो जाएगा। अब जब सारा हिंदुस्तान ही मराठी बोल रहा है, सब मैग्नेटाइज, सारे अलाइनमेंट हो चुके, तो अब क्या, अब तो उतना ही रहेगा। अब एच आप और भी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। सारे हिंदुस्तानी मराठी बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन हो गया पूरा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल बताया था कि राज ठाकरे साहब को अगर पीएम बना दिया जाए तो उनका टेंडेंसी है कि सब हिंदुस्तान मराठी सीख ले। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो पीएम बनते ही उन्होंने बोला कि भाई सीख लो मराठी, कुछ लोग सीख लिए। फिर उन्होंने लालच दिया, थोड़ा और एच बढ़ाया, रीजन थोड़ा और बढ़ाया, कुछ और लोगों ने लालच में सीख लिया। फिर और लालच बढ़ाया, फ्री में फ्लैट मिलेगा, और सीख लिया, और लालच बढ़ाया और सीख लिया। अब उसके बाद देखा कि इसके बाद तो लालच बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अब धमकी देने लग गए, रहना है नहीं तो जापान भेज दिया जाएगा, कोरिया भेज दिया जाएगा। तो फिर ऐसे करके और लोग प्रेशर में आकर के अब पूरा हिंदुस्तानी मराठी बोल रहा है। तो अब इसके आगे क्या बोलेंगे, गोली मार देंगे, तब भी तो भाई सीखा ही, अब क्या करेगा। तो सैचुरेशन हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मैग्नेटाइजेशन। अब पूरा हिंदुस्तान मराठी बोल रहा है, जितना होना था मैग्नेटाइजेशन, सारे अलाइनमेंट हो गए। इसके बाद एक दिन राज ठाकरे साहब को लगा कि नहीं, काम लगता है मैंने गलत बोल दिया, लोगों की आज़ादी छीन ली, जो जिन बोलना चाहता है वैसे बोलना चाहिए, मैंने गलत किया था। तो फिर क्या करेंगे वो, फिर बोलेंगे कि नहीं भाई प्रेशर कम करो, ठीक है, प्रेशर कम करो, जिसको जो बोलना है मैं बोले। तो क्या होगा, एच को डिक्रीज करना शुरू किए, एच को क्या किए, डिक्रीज। तो ये क्या होगा, बी भी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज किया और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज किया। उसके बाद बोले कि भाई जिसको जो बोलना है बोले, तो क्या होगा, बिल्कुल हटा दिया, एच को कर दिया 0, तब भी मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ रह जाएगा, परसिस्ट करेगा। क्योंकि जो मान लो सबको मराठी सिखा ही दिया उन्होंने, उसके बाद बोला कि ठीक है भाई अब जो हो गया, गलती हो गई मेरे से, अब मैं आपका प्रेशर बनाया था वो हटा लेता हूँ, जिसको जो बोलना है बोले। तो क्या होगा, कुछ लोग जो हिंदी वाले कन्वर्ट हो गए थे मराठी में, कुछ लोग तो हिंदी वापस बोलना शुरू कर दें, कुछ लोग बोला नहीं मराठी में अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलते रहना। तो कुछ क्या है, अलाइनमेंट रह जाएगा, परसिस्टेंस। पहले रैंडम था, काजू बर्फी आया एक तरफ से, सब अलाइन हो गए एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक तरफ अलाइन हो गए, पहले रैंडमली ओरिएंटेड, अब काजू बर्फी लगा तो सब अलाइन हो गए, खा पी के खत्म कर दिया। उसके बाद काजू बर्फी यहाँ से हटा दिया गया, इधर से हटा दिया गया, मतलब रीजन हटा दिया गया अलाइनमेंट का। फिर भी कुछ तो लोग रैंडमाइज होंगे, लेकिन उतने तो नहीं होंगे, कुछ लोग इधर ही रह जाएंगे, ये भी तो ठीक है इधर ही देख रहे हैं, हो सकता है फिर आ जाए इधर ही। तो वो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन है, क्या है वो, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन जो परसिस्ट करता है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। हर मटेरियल में अलग अलग होता है रिटेन करने का टेंडेंसी, रिटेंटिविटी। जो ज्यादा रिटेन करेगा वो हार्ड है, जो कम रिटेन करेगा वो सॉफ्ट है। तो जितना ज्यादा रिटेंटिविटी भी बोलते हैं इसको, रिमेनेंस भी बोलते हैं, हर मटेरियल का अलग अलग है, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस, and if the value of H is made 0, then certain magnetism persists in the sample and the remaining magnetism is known as remanence or retentivity of the material. अब इसके बाद अगर मान लो इसको राज ठाकरे साहब को लगे कि नहीं भाई पहले ही हिंदुस्तान अच्छा था, सब अपना अपना बोलते थे, तो ऐसा हिंदुस्तान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, जो रह रहा है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करने होंगे, तो अपोजिट में ऐसे अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब अब बोलने पड़ेंगे गुजराती छोड़ो, ये मराठी जो बोलना सीख लिए हो तुम्हें छोड़ो, उसको अपोजिट में छोड़ोगे तो पैसा मिलेगा। तो अपोजिट में एच अप्लाई करना शुरू किया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और अपोजिट में अप्लाई किया फिर डिक्रीज हुआ, और अपोजिट में अप्लाई किया तब जाके डिक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 0 हुआ। तो ये जो अपोजिट में अप्लाई करना पड़ रहा है इसको बोलते हैं कोर्सिविटी ऑफ द मटेरियल इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज द सैंपल। डीमैग्नेटाइज मतलब रैंडम ओरिएंटेशन डोमेन का जो
मैग्नेटाइजेशन कर दिया था एक डायरेक्शन में, उसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन सीधा जीरो हो जाए, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं। तो उसके लिए अपोजिट में जो एच अप्लाई करना पड़ता है, इस वैल्यू को कोर्सिविटी बोलते हैं। कुछ जो मटेरियल होते हैं कम कोर्सिविटी वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा कोर्सिविटी वाले होते हैं। ज़्यादा कोर्सिविटी वाले का खासियत क्या हो जाएगा कि इसका अगर डीमैग्नेटाइज करना हो, इसका बी को हटाने हो, तो बहुत ज़्यादा एच अपोजिट में अप्लाई करना पड़ेगा। किसी का होता है बहुत कम होता है, यहाँ पे आकर ऐसे हो जाता है, तो उसमें तो थोड़ा भी एच अप्लाई किया अपोजिट में तो कम हो गया, कैंसिल हो गया। सॉफ्ट आयरन का ऐसा ही होता है, कोर्सिविटी वेरी लो। स्टील का ऐसा होता है, मतलब एक बार परमानेंट मैग्नेट बना दिया तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए पर्पसली तुम्हें उस मैग्नेट को लैब में ले जा करके और अपोजिट में हार्ड फील्ड वेरी हाई वैल्यू ऑफ अपोजिट एच अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो डीमैग्नेटाइज होगा। तो वो क्या है कि वो तो जानबूझ के डीमैग्नेटाइज करना हुआ, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो परमानेंसी रहेगा, मैग्नेट लेके घूमो 50 साल के बाद भी वो मैग्नेट है, वो परमानेंट मैग्नेट है। स्टील चाहिए उसके लिए। सॉफ्ट आयरन लोगे, छोटा सा फील्ड, छोटा सा कोर्सिविटी है उसमें। कोर्सिविटी स्मॉल होने का मतलब क्या है, अपोजिट में छोटा फील्ड अप्लाई हुआ, उसका मैग्नेटाइजेशन जो था वो गायब हो गया। उसके लिए सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, ठीक है, टेम्पररी। अब अगर मान लो ये चाहिए कि हमें सैंपल में जो राइटवर्ड हमने मैग्नेटाइज किया था लेफ्टवर्ड मैग्नेटाइज कर दें, तो उसके लिए एच का वैल्यू और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, तो ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर ये सैचुरेट हो जाएगा। अपोजिट में एच बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट में सैचुरेट हो गया धीरे धीरे। फिर आप चाहोगे कि नहीं इसको डीमैग्नेटाइज करें, तो ऐसे फिर एच का वैल्यू कम करते जाओगे, फिर यहाँ पे रिमेन रहेगा, रिमेनेंस वो इतना ही रहेगा जितना इधर है सिमेट्री से। एक बार उधर मैग्नेटाइज कर दें और हटा लें एच, तो जो रिमेनिंग टेंडेंसी होता है, रिटेंटिविटी होता है, इधर मैग्नेटाइज कर दिया हटा दिया तो उतना ही में रिमेनिंग टेंडेंसी। अगर मान लो 50% रिटेन रखता है तो इधर भी मैग्नेटाइज करके हटाएंगे तो क्या होगा, 50% रहेगा। इसलिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट ये वैल्यू है। और इसको फिर से चाहोगे कि तुम अब इस डायरेक्शन में करें, पहले डीमैग्नेटाइज करें और फिर इस डायरेक्शन में करें, तो ये ऐसे चलेगा। फिर दूसरी बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर मैग्नेटाइज इधर करो, डीमैग्नेटाइज करो, फिर मैग्नेटाइज करो, डीमैग्नेटाइज करो, फिर मैग्नेटाइज करो, डीमैग्नेटाइज करो, ये वाला साइकिल फॉलो होगा। इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला चलेगा फर्स्ट टाइम ओनली, ये वाला जो कर्व होगा वो फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो ये आउटर ही चलेगा, क्योंकि मैग्नेटाइज करके तुम एच को जीरो बनाओगे तो ये ऑर्डिन पे नहीं आएगा, कुछ रिटेंटिविटी रहेगा। फिर यहाँ से मैग्नेटाइज करके इधर जीरो एच करोगे तो जीरो नहीं आएगा, ये रिटेंट रखेगा। पहली बार जब मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ था उस समय जीरो पे जीरो था, उसके बाद मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज करने के लिए लाओगे एच जीरो करोगे तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, डीमैग्नेटाइज करने के लिए यहाँ आने पड़ेगा। इस तरह से ये आउटर वाला ही लूप फॉलो करेगा। बार बार सैंपल को हम लोग मैग्नेटाइज करें, डीमैग्नेटाइज करके उधर मैग्नेटाइज करें, फिर डीमैग्नेटाइज करके उधर मैग्नेटाइज करा, फिर डीमैग्नेटाइज करके इधर किया। इस तरह से जब लूप चलते हैं इसमें बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल चलेगा। ध्यान देना इसमें एक और टर्म है, इस लूप का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। इस लूप का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ईच साइकिल ऑफ each cycle of magnetization and demagnetic, एक साइकिल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज वापस मैग्नेटाइज, यहाँ पर मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, इधर मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, ये एक साइकिल हुआ। एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो एनर्जी लॉस होता है यूनिट वॉल्यूम में, वन साइकिल के मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी लॉस होता है वो है एरिया ऑफ द लूप। इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं जानना है, आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ द लूप सिग्निफाइज, क्या बताता है ये भाई, तो ये बताता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एनर्जी लॉस कैसे होता है वो समझो, इधर ध्यान रख लो भाई, छोड़ो। एनर्जी लॉस कैसे होता है, तो भाई मैग्नेटाइजेशन में डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इधर से, उसको इधर करोगे तो भाई टॉर्क लगेगा, वो इसको इधर लगेगा, कुछ वर्क करेगा, फिर इसे इधर लाइन हुआ, फिर तुम इसको कह रहे हो भाई उधर हो जाओ, तो इसको फिर वर्क करना पड़ेगा उधर करने के लिए, फिर इधर करना है तो फिर इधर वर्क करेंगे। तो ये सब जो वर्क हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी लॉस में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। इधर से इधर करने में कोलिजन भी होगा, कोलिजन होंगे, हीट एनर्जी लॉस होगा।
बार बार मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन करने से यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी लॉस होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप। इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो, ड्यूरिंग ए कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन साइकिल ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और क्या लिखा है? ड्यूरिंग some energy is dissipated which appears as heat. An area of VH hysteresis loop give dissipation per unit volume per cycle. ठीक है, per unit volume जो dissipate हो रहा है वो बताता है। Steel has wide hysteresis loop but soft iron have narrow hysteresis। ये जो मैंने दिखाया ये समझो स्टील का है। सॉफ्ट आयरन का अगर दिखाएंगे तो BH करो ऐसा हो जाएगा। BH करो इसका ऐसा होता है, बहुत कम कोर्सिविटी। इसका मतलब इसमें एनर्जी लॉस कम होगा, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लीड कर रहा है और क्या लैग कर रहा है। मैंने बताया हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या है? लैगिंग बिहाइंड। कोई लैग कर रहा है, कोई लीड कर रहा है, लिखना बंद रखो। इसमें देखो दोनों मैग्नेटाइज किया हम लोगों ने, जब H बढ़ाया तो B भी बढ़ा, H इंक्रीज हुआ, H भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव। अब जब डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो H भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, B भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन H हो गया 0, यहाँ पे आके H क्या हो गया? 0, बट B 0 तो नहीं है, B तो अभी भी पॉजिटिव। पहले दोनों पॉजिटिव था, लेकिन जब डिक्रीज होना शुरू हुआ दोनों डिक्रीज हुआ। लेकिन डिक्रीज होकर के 0 कौन पहले? H पहले 0, B तो अभी भी पॉजिटिव है, B अभी भी पॉजिटिव है। H 0 से निगेटिव हो गया, H 0 से क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और अब जाकर के ये B 0 हुआ, पहले H 0 हुआ था, अब जाके B 0 हुआ। H तो पहले ही 0 होकर के और निगेटिव होने लग गया, B अभी भी पॉजिटिव था, अब जाके B 0 हुआ और अब ये निगेटिव होना शुरू हुआ। H पहले 0 होकर के निगेटिव हो गया था, B अब जाकर के 0 और निगेटिव हो रहा है। अब दोनों निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। ठीक है भाई, दोनों निगेटिव है। अब धीरे धीरे निगेटिव में कम निगेटिव होने लग गया। अब H क्या हो गया? 0, B अभी भी निगेटिव है, B अभी भी निगेटिव है, H पहले 0 हो गया। अब उसके बाद देखोगे कि H अब पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से H 0 हुआ, 0 से अब पॉजिटिव हुआ H, बट B अभी भी निगेटिव ही है, B क्या है? अभी भी निगेटिव ही है। अब यहाँ पे आएंगे तब जाके B 0 होगा और तब पॉजिटिव होगा। H तो पहले से ही पॉजिटिव, B अब जाके पॉजिटिव होगा। मीन्स कौन पहले हो रहा है? H पहले यहाँ डिक्रीज होकर के 0 हुआ, B बाद में 0 हुआ। H पहले 0 होकर निगेटिव हुआ, B बाद में निगेटिव हुआ। निगेटिव जब दोनों हुआ तो उसके बाद अब देखें कि H पहले 0 हुआ, B अभी भी निगेटिव है। अब H यहाँ पे पहले पॉजिटिव हो गया है, 0 से होकर पॉजिटिव, अब B निगेटिव से अब यहाँ पे आके 0 से फिर पॉजिटिव होगा। मीन्स H पहले हो रहा है, B बाद में। H इज लीडिंग एंड B इज लैगिंग बिहाइंड, इसलिए इसका नाम हिस्टैरिसीस रखा गया। इस लूप में कोई लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है। अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे इसका, और पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन। व्हाट इज, आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टैरिसीस कर्व। The word hysteresis means lagging behind of B with respect to H। इसका मतलब H क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। H is leading and B is lagging। Lagging behind H। ठीक है, डायग्राम दिखा दो। स्टील का हो गया, 150 का हो गया।
of hysteresis loop represent energy loss particular volume of material per cycle of magnetization and demagnetization. OA retentivity, OBA coercivity. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। व्हाट इज आई नहीं, व्हाट इज रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी फॉर एनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी क्या है, ये जो लिखा है वो क्या होता है, डिफाइन करने को भी आ सकता है 1 मार्क्स में। तो डायग्राम में तो क्लियर हुआ ही, मीनिंग में बताया था। कोर्सिविटी होता है वो वैल्यू ऑफ अपोजिट एच, अपोजिट में जो एच अप्लाई कर रहे हैं उसका वो वैल्यू जो कि सैंपल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर दे, मतलब बी 0 हो जाए। अगर कोई बीएच कर्व यानी कि हिस्टैरिसीस लूप चल रहा हो, लिखना बंद रखो, किसी हिस्टैरिसीस लूप चल रहा हो, ऐसा कोई सैंपल है जिसमें बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा हो, ऐसा होता है एसी में अल्टरनेटिंग करंट में, बार बार इधर और इधर 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 डायरेक्शन चेंज होता रहता है और अल्टरनेटिंग करंट में तो मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होता रहता है। कोई ऐसा अगर सैंपल अंडरगोइंग हिस्टैरिसीस लूप दैट इज मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, तो उसमें अपोजिट वैल्यू ऑफ एच which is applied to completely demagnetize the sample is known as coercive force or coercivity. Retentivity क्या होता है? The retained magnetism, remaining magnetism, even if H is made 0. A sample undergoing hysteresis cycle BH loop, if H is made 0, then the remaining value of the magnetic field, that is magnetization, is known as retentivity or remanence. डेफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है। बस रिटेंटिविटी समझ गए। रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सब्जेक्टेड टू ए हिस्टैरिसीस साइकिल व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 0। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मींस H reduced to 0 is known as remanence or retentivity। ये आएगा तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एंड लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है कोर्सिविटी के लिए। Undergoing a hysteresis cycle must be subjected in order to demagnetize it completely। ठीक है, ये बुक का लैंग्वेज है, ऐसी चीज आप याद रख सकते हो, मीनिंग समझ गए। H को 0 करने पे कितना रह जाएगा, वो रिमेनिंग टेंडेंसी रिमेनेंस है, समझ गया। रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हिस्टैरिसीस कर्व का क्या यूज है, बताओ भाई हिस्टैरिसीस कर्व का क्या यूज है। तो इससे हमें अगर मान लो किसी मटेरियल का हमें हिस्टैरिसीस कर्व पता है, यानी कि BH कर्व पता है, वो ऐसा है तो वो पता लग जाएगा हमें कि इसका कितना रिटेंटिविटी है और कितना इसकी कोर्सिविटी है। कंपेयर करना हो दो मटेरियल में, हमें सेलेक्ट करना हो मान लो परमानेंट मैग्नेट के लिए, तो हम लोग A या B दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट मैग्नेट के लिए ऐसा करेंगे भाई। तो इसी का यूज है सिलेक्शन करने में, मटेरियल को सिलेक्ट करने में, परमानेंट के लिए टेम्पररी के लिए चाहिए। पढ़ो आंसर में क्या लिखा है। For a magnet, material for permanent should be have high retentivity, high coercivity and high permeability. Permeability high होगा तो फील्ड भी ज़्यादा होगा। Steel is a favored choice for permanent magnet, and material for electromagnet should have high permeability, low retentivity and a narrow hysteresis curve. Narrow तो energy loss भी कम करेगा। Soft iron is therefore preferred for making electromagnet. Narrow hysteresis curve and low coercivity, and इसके लिए low coercivity भी चाहिए। ठीक है, for electromagnet should have high permeability, low retentivity and narrow loop और in the low coercivity, क्योंकि टेम्पररी अगर है तो इरेज होने वाला चाहिए। अगर मान लो हम लोगों ने, मामा जी ने मैग्नेट बनाया, सोचा कि घर में बच्चे को दिखाएंगे,
भांजे को दिखाएंगे। तो अगर उन्होंने मामा जी ने सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट का बार मैग्नेट ले लें, तो इसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड में अप्लाई किया, मैग्नेट बनाया, टेस्ट भी किया, और उसके बाद से पॉकेट में लेके चल दिए घर पे। आज दिखाएंगे भांजे को, घर जाकर के दिखाया कि देखो आज तुम्हें ज़्यादा दिखाएंगे। तो मामा जी निकाले पॉकेट में से, उसके बाद दिखाने लग गए, तो काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा भाई? सॉफ्ट आयरन का बनाया है। क्या हुआ? रास्ते में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में अप्लाई हो गया, छोटा सा था परसिविटी, उड़ गया उसका मैग्नेटिज्म, परसिस्ट नहीं किया, गायब हो गया। इसलिए अगर तुम्हें एक बार बना लिया वो बना रहे परमानेंट, तुम्हें इस टाइप का चाहिए। जितना ज़्यादा रिटेंटिविटी होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें मेंटेन रहेगा, और परसिविटी जितना हाई होगा उतना ही परमानेंसी आएगा उसमें। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? कैसे बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट? अगर बनाना हो, देखो परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना हो तो सबसे पहला बात है कि तुम्हें फेरोमैग्नेटिक हार्ड मटेरियल लेना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक हार्ड मटेरियल स्टील टाइप का लेना चाहिए, जो कि हटा भी दें तो परसिस्ट करे, मैग्नेटाइजेशन रिमेनेंस ज़्यादा रहे और पोर्सिविटी भी हाई रहे। ऐसा ले लिया। अब इसमें कैसे बनाएंगे इसको परमानेंट मैग्नेट? इसका वायर ले लिया, कॉपर का वायर या किसी का वायर ले लो, ऐसे ऐसे वाइंडिंग कर दो, स्पाइरल बना दो इसमें, ऐसे करके, और क्या करो दोनों एंड पे सेल लगा के करंट पास करा दो, हाई वैल्यू ऑफ करंट पास करा दो। तो क्या होगा? इस सोलेनॉइड के अंदर का कोर हो गया, सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई होगा, म्यू नॉट एन आई, और ज़्यादा अप्लाई करना है, आई का वैल्यू और बढ़ा दो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जो अप्लाई होगा तो इसके सारे डोमेन को अलाइन कर देगा, इसके डोमेन को क्या करेगा? अलाइन कर देगा। इन मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसको ऑफ करो, सोलेनॉइड को निकाल दो, ये निकल गया, मैग्नेट तैयार। क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट बन गया इसलिए क्योंकि फेरोमैग्नेटिक स्टील टाइप लिया था, तो उसका अलाइनमेंट कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन इसमें परसिस्ट करेगा और ये मैग्नेट की तरह काम होगा। समझ गए? पढ़ो आंसर में क्या लिखा है। रूम टेम्परेचर पे जो रिटेन करे देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसके आगे place the ferromagnetic rod in a solenoid and pass current पास कराएं या वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करने हैं, उसको अप्लाई करने का इजी मेथड है, सोलेनॉइड बनाओ उसमें डाल दो। The magnetic field in the solenoid magnetizes the rod and material selected for permanent magnets should have high retentivity so that the magnet have a strong magnet बन जाए, high persitivity so that the magnetization is not erased by stray magnetic field, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड से वो इरेज ना हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो उससे इरेज ना हो, माइनर मैकेनिकल डैमेज हो, गिर जाए इधर उधर कोई फेंक दे, तो इसलिए हाई परसिविटी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी चाहिए, एंड हाई परमेबिलिटी सो दैट द मटेरियल बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। परमेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अंदर में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। स्टील एंड एलॉय ये सब फेवरेट चॉइस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है। 800 वॉल्स, 800 वॉल्स मतलब समझ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड -4 टेस्ला, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क दे दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करता है? mb sin थीटा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे, और ये टॉर्क का वैल्यू पता है तो निकल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा तो पहले क्वेश्चन किया था। एंड सेकंड में लिखा है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। भाई बार मैग्नेट को स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन ले जाने हैं, तो स्टेबल का मतलब है 0 डिग्री पे, और ले जाने हैं अनस्टेबल में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अनस्टेबल मतलब 180 वाला पोटेंशियल एनर्जी, और स्टेबल मतलब 0 डिग्री वाला पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? कितना होता है? -m डॉट b। पोटेंशियल एनर्जी याद है ना, माइनस p डॉट e का भाई -m डॉट b, इसलिए ये हो जाएगा -mb और cos 180 डिग्री। स्टेबल से अनस्टेबल में ले जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, और ये हो गया -mb और cos 0। जो वैल्यू आएगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स अगर निकालना होगा तो वो उल्टा हो जाएगा। ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, समझ गए?